हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2, जिसे एसके झा सर द्वारा लिखा गया है। और यह सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जैसा कि एग्जाम में आता है। तो आज आप पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3। और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं रीजनिंग का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां से उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और हाँ, मैथ भी देखना चाहते हैं तो मैथ का भी प्लेलिस्ट बना करके चैनल पर डाले हुए हैं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें पूरा 13 सेट हो चुका है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज और, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 71 से पूरे 100 तक का क्वेश्चन मिलने वाला है, पूरे 30 क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है 71 नंबर, जो कि आपको दिख रहा होगा। कथन एवं तर्क पर आधारित प्रश्न है। कथन में कहता है कि क्या कृषि में सुधार लाने के लिए सरकार को किसानों को उपलब्ध सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए। कथन में कह रहा है कि क्या कृषि में सुधार लाने के लिए सरकार को किसानों को उपलब्ध सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए। तो तर्क देखिए कि तर्क कौन सा तार्किक रूप से सही है और कौन गलत है। तो दो तर्क दिया गया है। पहला तर्क है कि नहीं, किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली सब्सिडी विश्व में 8वीं है। तो यहां पे 1 नंबर तर्क जो है वो बिल्कुल कमजोर पड़ रहा है। कमजोर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि देखिए यहां बोला कि क्या आपसे पूछ रहा है, सलाह ले रहा है कि क्या कृषि में सुधार लाने के लिए सरकार को किसानों को उपलब्ध सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए, ताकि वह किसान क्या करे कि अपने कृषि में सुधार ला सके। लेकिन यहां पे ऐसा कोई माने जिक्र नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पे एक तर्क जो है एक कमजोर पड़ जा रहा है कि किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली सब्सिडी विश्व में 8वीं है। 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी एक सलाह दिया जा रहा है सरकार को कि सब्सिडी में बढ़ोतरी किया जाए तो किसान का स्थिति जो है वह सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे तर्क जो है पहला एक गलत लग रहा है। दूसरा तर्क देखिएगा, हाँ, कृषि एक ऋतु संबंधित व्यापार है, इसे किसानों को बिना सब्सिडी के एक निश्चित आय बनाए रखने में मुश्किल होती है। तो मुश्किल होती है यानी एक निश्चित आय बनाने में मुश्किल होती है, इसलिए तो सलाह दिया जाता है कि किसानों को सब्सिडी दिया जाए अगर, तो उसके कृषि में सुधार किया जा सकता है। तो दूसरा नंबर जो तर्क है वह कथन के अनुसार बिल्कुल तार्किक रूप से सत्य है और मजबूत भी है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा केवल तर्क 1 मजबूत है, ये तो गलत है। बी में केवल तर्क 2 मजबूत है, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि दोनों तर्क मजबूत है, तो नहीं। डी में न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 मजबूत, तो यहां तो तर्क आपका 2 जो है वह मजबूत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर। इसे बोला कि 7, 13 और 6 दे दिया गया है। यहां पे देखिए 4 है, 22 है और 18 है, 15 वाट और 7। तो वाट के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिएगा कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें क्या किया गया है आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहां पे 7 में 6 अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 6 कितना होता है? 13 होता है। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 और 6 13 हो जाता है। 4 में 18 को जोड़ेंगे तो 18 4 22 हो जाएगा। इसका तो उसी प्रकार यहां पे इसको हम जोड़ते हैं तो 15 7 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी वाट बराबर क्या हो गया? तो 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में हैमर को
हैमर को लिखा जाता है ICPQ JX लिखा जाता है। तो उस भाषा में WRENCH को क्या लिखा जाएगा? तो देखिएगा यहां पे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको कोड करेंगे, यानी H कितना नंबर पे आता है, तो H 8 नंबर पर आता है, A 1 नंबर, M 13, E 5, R 18, I 9, C 3, P 16, Q 17, J 10 और X 24 नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि 8 और 9, यानी देखिएगा इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर, ये दोनों में क्या हो रहा है, तो 1 का वृद्धि हो रहा है। इसका दूसरा लेटर और इसका भी दूसरा लेटर में क्या हो रहा है, तो 2 का वृद्धि हो रहा है। जैसे देखिए 1 है और 3 हो गया, तो कितना 2 का वृद्धि हो रहा है। फिर देखिए 13 और 3 16, 3 वृद्धि हो रहा है। 13 4 17, 4 का वृद्धि हो रहा है। 5 और 5 10, 5 का वृद्धि हो रहा है। 18 और 6 24, 6 का वृद्धि हो रहा है। तो देखिएगा कि पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी लगातार सीरियल नंबर से, यानी प्राकृत संख्या का वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी वृद्धि करेंगे, यानी जो काम ये दोनों में हुआ है वही काम इसमें करेंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे W 23 नंबर पर होता है, R 18 नंबर, E 5 नंबर, N 14 नंबर, C 3 नंबर, H 8 नंबर। तो देखिए जितना कन्फर्म आपको याद होगा उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये चीज लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो देखिएगा सबसे पहले हमको 1 जोड़ना है, तो 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24 पर कौन होता है, तो X होता है। उसी प्रकार अब 2 जोड़ेंगे तो 18 2 20 पर कौन होता है, तो T होता है। E 5, अब 3 जोड़ना है तो 5 और 3 8 पर क्या होता है, तो H होता है। इसके बाद 4 इसमें जोड़ना है तो 14 4 18 पर R हो जाएगा। इसका बाद हम लोग को 5 जोड़ना है तो 5 और 3 8 पर हो जाएगा H। इसका बाद 6 जोड़ना है तो 8 और 6 14 पर कौन हो जाएगा, तो N हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि WRENCH को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो XTHRHN लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 80 है, 68 है, 62 है, 56 वाट और 29। और देखिए यहां पे क्या हो रहा है, तो ये दोनों में हम लोग देखेंगे तो कितना घट रहा है, तो -12 घट रहा है। 80 में से 12 घटाइएगा तो 68 हो जाएगा। इसका दोनों में देखिएगा तो क्या हो रहा है, 6 घट रहा है। 68 में से 6 घटाइएगा तो 62 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पे देखिए कि 62 में से 6 घटाइएगा तो 56 हो जाएगा। इसका हम क्या घटा दें इसमें, और इसके बाद क्या घटा दें कि 29 आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यह कौन से पैटर्न पे है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन अभी नहीं पकड़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें 12 घटाया गया, इसमें 6 घटाया गया, फिर इसमें 6 घटाया गया। तो यह कोई पैटर्न पे आधारित तो हमको नहीं लग रहा है। तो यहां पे देखिएगा कि 12 है, 12 में हम कितना से गुना कर दे कि 6 आ जाएगा। 12 में कितना से गुना कर दे कि 6 आ जाएगा। तो देखिए 12 में 1/2 से गुना कर दे, यानी आधा से गुना कर दे, तो देखिए 2 छक 12, 6 आ गए। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम अगर 0.5 से गुना कर देते हैं 12 में तो 6 आ जाता है, गुना यानी 0.5। उसी प्रकार यहां पे देखिए
कि 6 में यदि हम 1 से गुना कर देते हैं तो 6 एकम 6 हो जाता है। उसी प्रकार यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना से गुना करना होगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि आधा से गुना हुआ है, 1 से गुना हुआ है, तो 1.5 से गुना करके देखते हैं, 1.5 से गुना करके देखते हैं। ठीक है, तो 1.5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 56 गुने इसमें गुना कीजिए। ठीक है, तो 6 डेढ़े 9, 6 डेढ़े 9, तो 6 में 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 आ जाएगा तो यहां पे देखिए कि ये -9 होगा। जब -9 कीजिएगा तो व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, 16 में से 9 घटेगा 7। इसके बाद 4 में यहां पे 4 बच जाएगा तो हो जाएगा आपका 47 हो गया। फिर यहां पे देखिए कि 9 दूनी 18। अब यहां पे क्या होगा कि इसमें 2 से गुना होगा, तो 9 दूनी 18 यहां पे अगर हम घटाते हैं तो 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 17 में से 8 घटेगा तो 9 बचेगा, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि यह जो है श्रृंखला ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहां पे देखिए कि इसमें क्या हुआ कि ये दोनों में 6 घट गया है, फिर इसमें 6 घट गया है, फिर इसके बाद 9 घटेगा, इसके बाद फिर 18 घटेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, यानी ये दोनों में, यानी इसमें हम अगर आधा से गुना किए हैं तो ए वाला प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार इसमें हम 1 से गुना किए तो ए वाला प्राप्त हो गया, फिर 1.5 से गुना किए तो ए वाला, फिर 2 से गुना करेंगे तो ए वाला, फिर आगे भी रहता तो 2.5 से गुना, 3 से गुना, 3.5 से गुना, इस प्रकार का क्रम यह जारी रहेगा। तो व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, यानी व्हाट बराबर हो जाएगा आपका 47 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 75 से 76 के लिए। आप देखिएगा कि निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या सूचना दिए गए हैं, तो एम और बी आर के बच्चे हैं, यानी आर के जो बच्चा है, देखिएगा आर का जो बच्चा है 2 गो है, एक एम है और दूसरा बी है। एक एम है और दूसरा बी है जो कि आर का बच्चा है। तो यहां पे ये चीज कंफर्म नहीं हो रहा है कि आर का एम भी बच्चा है और बी भी बच्चा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आर का एम जो है पुत्र है या पुत्री, या फिर बी जो है आर की पुत्र है या पुत्री, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। यहां पे सीधा बोला कि आर का ये दोनों बच्चा है, तो बच्चा होता है, लड़की भी होती है, लड़का भी होता है। ठीक है, अब यहां पे ये भी कंफर्म नहीं है कि देखिए मान के चलिए कि जब आर का एम और बी बच्चा है तो एम और बी का मां या बाप कोई भी हो सकता है। आर जो होगा एम और बी का मां भी हो सकती है या फिर पिताजी भी हो सकते हैं। तो यहां से ये चीज कंफर्म आपको नहीं पता चल रहा है। आगे फिर पढ़ते हैं कि वाई की शादी बी से हुई है, यानी वाई का शादी किससे हुआ है, तो बी से हुआ है। तो y का शादी b से हुआ है, तो सोच के देखिए कि अगर b लड़की होगी, b अगर लड़की होगी तो b का पति y होगा। अगर b लड़की होगी तो b का पति y होगा। अगर b लड़का होगा तो y b की पत्नी होगी। अब आगे देखिएगा g y का पिता है, जी जो है y का पिता है। अब देखिए यहां पे जी जो है y का पिता है, y का पिता कौन, जी। अब यहां पे समझिए कि मान के चलिए कि b का शादी जो है y से हुआ है, तो यहां पे ये लड़की होगी। कैसे, तो देखिएगा ये लड़की होगी b और y क्या होगा, लड़का होगा। तो इसको प्लस से लिखिए, इसको माइनस से लिखिए। b का पति होगा कौन, y, और y का पिता कौन है, जी है। इसका मतलब b का ई ससुर होगा, ससुर होगा, ससुर होगा। जी जो है b का ससुर होगा। ऐसा इसलिए सोचे हम लोग क्योंकि देखिए यहां पे
आर जो है बी की मां या पिता हो सकते हैं। लेकिन देखिए बी का शादी वाई के साथ हुआ है, इसका मतलब क्या कि भाई बहन तो हो नहीं सकता है, पति पत्नी हो सकता है। और वाई का पिता जी है, इसका मतलब क्या कि ये दोनों में जो रिलेशन होगा यह पति पत्नी का नहीं होगा, आपस में समधी समधी का होगा या फिर समधी समधिनी का होगा। समधिनी जानते हैं कि नहीं, यानी बेटा या बेटी के जो ससुर होता है उसी को समधन समधी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते होंगे देखिएगा। इसके बाद यहां पे देखिए बी का सिर्फ एक पुत्र है, बी के पास सिर्फ एक पुत्र है, तो कोई ना कोई एक पुत्र होगा। बी के पास सिर्फ एक पुत्र है। के एम का इकलौता भतीजा या भांजा है। के जो है एम का, देखिए के जो है एम का इकलौता भतीजा या भांजा है, इकलौता। तो सोच के देखिए कि एम और बी आपस में भाई बहन है, एम और बी जो है आपस में भाई बहन है, और एम के बारे में बोला जा रहा है कि के जो है एम का भांजा है या फिर भतीजा है। तो सोच के देखिए कि बी का एक गो पुत्र है, ठीक है, बी का एक ही गो पुत्र है यानी इकलौता पुत्र है। तो यहां पे देखिए कि एम का क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। कैसे, अगर यहां पे हम क्या करते हैं कि बी को एम का बहन बना देते हैं, बहन बना देते हैं, तो बहन के बेटा क्या होता है, भांजा होता है। अगर भाई रहता तो भाई का बेटा क्या होता, भतीजा होता। तो यहां पे बोल ही रहा है कि के जो है, मान के चलिए इसको हम के बना देते हैं, तो के जो है एम का भांजा है या भतीजा है। तो यहां पे भांजा हो जाएगा क्योंकि बहन का बेटा जो होगा वह भांजा होगा। एक्स के का दादा या नाना है। एक्स जो है के का दादा या नाना है। तो एक्स जो है देखिए एक्स के का नाना या दादा होंगे, तो यहां पे देखिएगा कि के का नाना, तो नाना अगर हम लेते हैं तो देखिए के का नाना कौन होंगे, तो मां के पिता। तो के का मां कौन है, बी है, और बी का पिता, बी का पिता कौन हो जाएगा, एक्स। तो यहां पे एक्स कर देते हैं, एक्स कर देते हैं। तो सोचिए कि के का यह जो एक्स है वह नाना है या फिर दादा है। तो यहां पे नाना ही होंगे, नाना ही होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे के का मां है बी, और मां के पिता, अगर आर के पति बना देते हैं एक्स को, आर का पति, तो बी का ही पिता यानी एक्स जो होंगे बी का पिता होंगे, जबकि के का नाना। भी एक्स की एकलौती पुत्री है। अब यहां पे देखिए कि भी जो है एक्स की एकलौती पुत्री है। अब यहां पे समझिए, यहां पे हो गया थोड़ा सा झमेला। भी जो है एक्स की एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री मतलब क्या होता है कि एक्स का एकलौती पुत्री कौन है, भी है। तो सोचिए कि बी जो होगा यह पुत्र हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि एक्स के पास एक गो पुत्री है, ये है जो कि भी है। तो यहां पे देखिए कि भी अगर हम यहां पे रखते हैं भी, तो एक्स का इकलौता पुत्री हो जाएगी, इकलौती पुत्री, यानी भी जो होगा वह एक्स का इकलौती पुत्री। तो एक के को पुत्री है ये है, यानी इसके सिवा, भी के सिवा एक्स का कोई पुत्री नहीं है। तो यहां पे देखिएगा कि एक्स जो है, मान के चलिए कि आर का एक पति है। अब यहां पे देखिए कि बी का ये मां हो जाएगी आर, तो बी यहां पे देखिए बी क्या होगा, प्लस होगा। प्लस इसलिए होगा क्योंकि यहां पे देखिए ये लड़का हो जाएगा, बी जो होगा वह कौन होगा, लड़का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपस में यह जो है भाई भाई हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, भाई हो गया। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक्स के पास क्या है
कि एक को पुत्री है, ये है, इसका मतलब एकलौती पुत्री है, एकलौता पुत्र नहीं है, पुत्र और भी हो सकता है, लेकिन एक को पुत्री है कौन, तो भी है। इसका मतलब है क्या कि जो एम और बी जो है ये भी तो एक्स का संताने है दोनों, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में यह भाई हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कि एम का, देखिए बी का पुत्र जो है कौन है, के है, तो बी का पुत्र के है किसके द्वारा, तो एम का बी का जो पुत्र है वह एम का भांजा है या फिर भतीजा है, तो यहां पे भांजा अब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, क्योंकि भाई का बेटा भतीजा होता है, भतीजा। अब यहां पे देखिएगा कि के का जो है संबंध, यानी एक्स का जो संबंध है वह के से क्या है, नाना है या दादा है, तो अब नाना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे पिता के पिता दादा होते हैं, तो यहां पे ये रखा था क्या कि जो नाना या दादा हो सकता है, तो यहां पे अब हो जाएगा क्या कि यह दादा हो सकता है, ठीक है। तो के का दादा कौन, एक्स, और एक्स के पास एक को बेटी है कौन, भी है। अब यहां पे देखिए ए भी की पुत्री है, अब देखिए ए जो है भी की पुत्री है, ए जो है भी की पुत्री है, ए भी की पुत्री है, तो यहां से पूछ रहा है कि आर ए से कैसे संबंधित, आर जो है ए से कैसे संबंधित, तो देखिएगा आर ए से कैसे संबंधित है, यानी ए क्या कहेगा आर को, तो यहां सिंपल समझिएगा कि ए का भी क्या है, मां होगी, क्योंकि यह लड़की है और ए भी लड़की है, ए, तो ए का भी कौन, मां, मां के पिता नाना और नाना के पत्नी यानी नानी, है ना, तो ए का आर जो होगी वह नानी होगी। तो ऑप्शन में देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है ससुर, बी में है दादी नानी, सी में है सास, डी में है चाची बुआ मामी, तो क्या होगा, तो आर जो होगी वह ए का नानी होगी, तो दादी या नानी आप बोल सकते हैं, ठीक है, दादी या नानी। तो आपका 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादी या नानी, दादी या नानी। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि y भी से कैसे संबंधित, y जो है भी से, तो देखिएगा कि y कहां पे है, तो यहां पे y है, और भी से बोला कि भी से कैसे संबंधित है y, यानी y जो है भी से कैसे संबंधित, तो यहां पे समझिए y का x जो है पिता, पिता के पत्नी मां, यानी y की मां कौन हो गई, r, और r का पुत्र है b, तो इसका मतलब क्या है कि ये मां के पुत्र भाई, है ना। अब भाई के ई पत्नी होगी, ये जो होगी या लेडीज हो जाएगी पत्नी, आई पत्नी के, यानी कहने का मतलब कि जो y का जी क्या है, पिता है, तो b का अभी भी क्या होगा, b का ससुर ही होगा जी, क्योंकि पत्नी का पिता कौन होता है, ससुर होता है। तो देखिएगा यहां पे कि भी का, यानी बी का जो संबंध है भी से क्या है, तो भाई है, यानी बी जो है भी का भाई है, अब भाई के पत्नी यानी भाभी, यानी y जो है भी की कौन हुई, भाभी, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि y भी से कैसे संबंधित, यानी y जो है भी से कैसे संबंधित है, तो भाई की पत्नी यानी भाभी, भाभी होगी। तो ऑप्शन में देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है कजन, तो ए नहीं होगा, क्योंकि कजन बोला जाता है चचेरी ममेरी फुफेरी, ये सब भाई बहन को बोला जाता है। इसका बी में देखिएगा ननद साली भाभी, सी में है भतीजा भांजा, डी में है चाची मामी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और होगा कैसे, तो देखिए ननद साली भाभी, तो इसमें भाभी आ रहा है ना, यानी y जो है भी की भाभी है ना। तो ऐसा ऑप्शन कहीं भी आपको नहीं दिया गया सिंगल की भाभी ही सिर्फ, तो ये हो सकता है आपका क्या
कि ननद हो सकती है, साली हो सकती है या फिर भाभी हो सकती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब भी जो है वाई की ननद हो सकती है। क्या कीजिए, इसके पति की बहन कौन, ननद, तो वाई की ननद भी हो जाएगी, या फिर वाई जो होगी वह भी की भाभी होगी, है ना। तो इस प्रकार आप यहां पे आंसर दे सकते हैं। इसका भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या, तो ननद, साली या भाभी, ननद, साली या भाभी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 77 नंबर क्वेश्चन है कि बोला है कि शब्द लैंग्वेज में कितने ऐसे अक्षरों के युग्म हैं जिनमें हर एक के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आते हैं। तो देखिए LANGUAGE लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में ऐसे कितने अक्षर युग्म, युग्म मतलब क्या कि जोड़ा है, जो कि हर एक के बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आते हैं। जैसे मान के चलिए कि ए और सी के बीच में कितना आएगा, तो एक ही आएगा, वह है बी। तो यहां पे देखिए कि जरूरी नहीं है कि यहां पे बी ही होगा, यहां पे मान के चलिए कि डी ई एफ कुछ भी दे सकता है, मान के चलिए एफ दे दिया, तो दोनों के बीच में एक आ रहा है, दोनों के बीच में एक आ रहा है, तो अभी भी देखिएगा एक के को बीच में है दिया हुआ, यानी ए के बाद बी होगा और बी के बाद अपने स्थान पर सी है। तो उसी प्रकार इसमें खोज रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे एल के बाद पढ़ेंगे LMNOPQRS नहीं आ रहा है, यानी कोई नहीं मिला है। ABCDEFG इसमें भी नहीं मिला है। NOPQRS नहीं मिला, GHIJK नहीं मिला, UVWX ABC नहीं मिला, GE तो G और E के बीच में कोई होता है, नहीं होता है। अब इधर से पढ़ेंगे EFGHIJKL, हाँ यहां से मिल रहा है। देखिए उल्टा पढ़ते हैं हम लोग, तो उल्टा सीधा इसमें कुछ भी आप पढ़ के निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे E के बाद क्या, तो F आना चाहिए, GHIJKL तब L। इसका मतलब क्या कि इसके बीच में जितना आता है E और L के बीच में उतना ही लेटर इसमें दिया गया है, फिर आपका L अपने स्थान पर है। इसका मतलब एक जोड़ा यहां से निकल गया। इसका देखिएगा कि GHIJKLM नहीं आ रहा है, ABCDE ये भी नहीं आ रहा है, UVWXY ये भी नहीं है, GHIJ नहीं है, NOP नहीं है। हाँ यहां पे देखिए LMN, हाँ एगो E आ जाएगा आपका, L के बाद M आता है, इसके बाद N आता है, तो L और N के बीच में एक आता है, कोई M आता है ना। लेकिन यहां पे देखिएगा कि एक लेटर इसके बीच में है, इसका मतलब L और N के बीच में वो आएगा, तो L और N के बीच में, और एक जोड़ा हो जाएगा आपका E और L। तो यही दो जोड़ा इसमें, यानी दो युग्म इसमें से निकाले जा सकते हैं, ऐसे युग्म जिनके बीच में उतना ही लेटर होता है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना, तो 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर, जो कि कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, यानी कथन देगा और क्या निष्कर्ष उसका निकलेगा वो चीज दिया जाएगा। तो देखिए कथन में है पहला कथन कि भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों को अपनी ऋण ब्याज दर कम करने का निर्देश दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह व्यावसायिक बैंक जितना है उसको बोला गया है कि अपनी ऋण ब्याज दर कम करें। दूसरा है कथन कि व्यावसायिक बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे जनता से धन लेकर अपने संसाधनों में बढ़ोतरी करें, यानी जनता से धन लेकर के अपने संसाधन में, यानी अपने उसके पास जितना भी समझिए कि जे विस्तार करना है उतना विस्तार वह करे। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो देखिएगा कि पहला निष्कर्ष है कि व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करना अब आसान हो जाएगा, नहीं।
ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बोल रहा है क्या कि रिजर्व बैंक निर्देश दिया गया है कि आदमी को, माने उसको बोला है कि जो अपने ग्राहक से जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए कि वहां से आप जनता से धन लेकर के अपने संसाधनों की बढ़ोतरी कीजिए। यह भी बोला है कि व्यावसायिक बैंकों को अपनी ऋण ब्याज दर कम करने का निर्देश दिया गया। तो व्यावसायिक बैंकों, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है कि व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करना अब आसान हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल कहीं पर भी नहीं दिया गया है। आसान होगा या फिर नहीं होगा ये चीज क्लियर नहीं है। दूसरा देखिएगा कि पूंजी के अभाव के कारण व्यावसायिक बैंक अपनी ऋण ब्याज दर अधिक रखा था, तो ये भी यहां पे नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो दिया गया है, कथन में जो दिया गया है, यह आरबीआई के गाइडलाइंस के द्वारा दिया गया था। जबकि यहां पे क्या करा कि एक बैंक के हाव भाव को यहां पे बतला रहा है, तो निष्कर्ष 1 भी इसका गलत हो जाएगा और निष्कर्ष 2 भी इसका गलत हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में केवल निष्कर्ष 1 सही है, ये बिल्कुल गलत होगा। बी में है केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये भी गलत हो जाएगा। सी में देखिएगा कि दोनों निष्कर्ष सही है, ये भी गलत हो जाएगा। डी में देखिएगा कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो हाँ दोनों निष्कर्ष गलत है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन से 2 सेंटीमीटर लंबाई के कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो देखिएगा कि कुल घनों की संख्या बराबर होता है, कुल घनों की संख्या बराबर बड़े घन के भुजा की लंबाई बटा में छोटे घन के भुजा की लंबाई, और इस सब का होल क्यों, ये सभी का होल क्यों। तो यहां पे देखिएगा कि बड़े घन की भुजा दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, और इसमें से हमको निकालना है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा कि बड़े घन की एक भुजा की लंबाई 10 दे दिया गया है, जबकि छोटे घन के एक भुजा की लंबाई 2 दे दिया गया है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, तो क्यू करना है। तो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 पचे 10, तो 5 का क्यू, तो 5 के क्यू 125 हो जाएगा, यानी 125 घन बनाए जा सकते हैं। यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन से 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले 125 घन बनाए जा सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 125 घन बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आपको निर्देश दिया गया है। निर्देश प्रश्न संख्या 80 से 81 के लिए। कुछ मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। मदन और नीलेश के बीच में 2 मित्र हैं। मदन और नीलेश के बीच में क्या है कि 2 मित्र है। आकाश एवं पंकज पड़ोसी है। आकाश और पंकज क्या है कि आपस में पड़ोसी है। लखन और केतन के बीच में 3 मित्र है। अब यहां पे देखिएगा कि बोला है क्या कि मदन और नीलेश के बीच में 2 मित्र है। आकाश एवं पंकज पड़ोसी है। तो मान के चलिए कि यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि आकाश जो है, आकाश और पंकज पड़ोसी है। आकाश और पंकज पड़ोसी है, इसका मतलब अगल बगल में बैठल है। यानी आकाश यहां पे बैठा हुआ है तो पंकज यहां पे बैठा हुआ है, या फिर पंकज यहां भी हो सकता है और आकाश यहां पे हो सकता है। लखन और केतन के बीच में 3 मित्र हैं। लखन और केतन के बीच में 3 मित्र हैं। तो लखन और केतन के बीच में 3 मित्र है। तो देखिएगा यहां पे, और मदन और नीलेश के बीच में 2 मित्र है। तो मदन यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, मान के चलिए कि यहां पे मदन लिखते हैं।
मदन यहां पे, और यहां पे हम क्या कर देते हैं कि नीलेश कर देते हैं, नीलेश कर देते हैं। तो देखिए मदन और नीलेश के बीच में क्या है, दो मित्र हैं बैठे हुए। आकाश एवं पंकज पड़ोसी है, तो आकाश एवं पंकज पड़ोसी है। चलिए लखन और केतन के बीच में तीन मित्र है, तो लखन और केतन के बीच में तीन मित्र है, तो यहां पे देखिएगा कि लखन और केतन, तो केतन इसमें नहीं आ रहा है, लखन भी नहीं आ रहा है, तो लखन और केतन के बीच में तीन मित्र है। तो लखन क्या कीजिए, ये सब टैली नहीं करा है, तो लखन को हम इधर भी लिख सकते हैं, लखन और केतन, लखन और केतन के बीच में तीन गो मित्र है, एक दो तीन, तीन मित्र है। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में मित्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी न्यूनतम यानी कम से कम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहां पे देखिएगा कि एक लखन हो गया, तीन गो ही, तो 3 1 4 1 5 6 7 8 9, यानी कम से कम 9 मित्र हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 81 में है कि व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या रहने पर इनमें कौन छोर पर नहीं बैठ सकता है, यानी कौन जो है वह छोर पर नहीं बैठ सकता है। तो देखिए लखन जो है और नीलेश जो है, लखन और नीलेश क्या होगा, लखन और नीलेश जो है यह एक छोर पर है, अलग अलग है। तो यहां पे देखिए कि मदन और नीलेश के बीच में दो व्यक्ति है, तो यहां पे हम नीलेश को भी लिख सकते हैं, नीलेश को भी लिख सकते हैं, और यहां पे मदन को भी लिख सकते हैं, मदन को भी लिख सकते हैं। तो सोचिए कि न लखन हो सकता है, और यहां पे देखिए लखन और केतन, तो यहां पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहां पे लखन होगा और यहां पे केतन होगा। तो देखिएगा न तो छोर पर केतन हो सकता है, ना ही लखन हो सकता है, ना ही आपका मदन हो सकता है, और ना ही नीलेश हो सकता है, ना ही मदन और ना ही नीलेश, यानी चारों में से कोई नहीं हो सकता है। तो चारों को छोड़ करके जो होगा वही आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि नीलेश हो सकता है, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि निम्नलिखित की व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, व्यक्तियों के न्यूनतम संख्या रहने पर इनमें कौन छोर पर नहीं बैठ सकता है, यानी इस छोर पर यानी अंतिम से या शुरुआत से कौन नहीं बैठ सकता है। तो केतन नहीं बैठ सकता, लखन नहीं बैठ सकता, मदन नहीं, नीलेश नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि नीलेश, तो नीलेश तो बैठ सकता है ना। मदन, तो मदन भी देखिए यहां पे बैठ सकता है छोर पर। इसका लखन भी देखिएगा कि लखन भी बैठ सकता है। पंकज जो है, पंकज नहीं बैठ सकता है, पंकज कभी भी नहीं बैठ सकता है, दोनों छोर में से किसी छोर पर पंकज नहीं बैठ सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंकज। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर, बोला कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है और उनके बीच में 3 छात्र है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। तो राजू को हम लोग ऊपर से मान लेते हैं, ऊपर से राजू जो है यह 10वां नंबर पर है। कौन, तो राजू, राजू जो है ऊपर से 10वें नंबर पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, यानी नीचे से 21वें स्थान पर रवि, नीचे से।
और उनके बीच में 3 छात्र हैं, और ये दोनों के बीच में क्या है कि 3 छात्र है, 1 2 3, 3 छात्र है ये दोनों के बीच में। तो बोला कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। तो देखिएगा कि कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, तो ऊपर से राजू है 10वां नंबर पर, इसका मतलब राजू को लेकर के ऊपर से यहां तक के राजू तक के 10 गो होगा, प्लस नीचे से देखिएगा कि रवि को लेकर के 21वां नंबर, यानी 21वां नंबर पर रवि है, इसका मतलब क्या कि नीचे से रवि तक के कितना होगा, टोटल 21 गो होगा। आई दोनों के बीच में 3 गो है, तो 3 जोड़ देंगे, तो 3 1 4, 2 1 3, यानी 34 स्टूडेंट टोटल ऊपर से लेकर के नीचे तक के बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि गणेश उत्तर की ओर 7 किलोमीटर यात्रा करता है। तो उत्तर किधर होता है, ऊपर होता है, 7 किलोमीटर यात्रा करता है उत्तर की ओर, यानी ऊपर की तरफ 7 किलोमीटर, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो दाएं किधर, तो पूरब साइड में 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है यानी नीचे, और 7 किलोमीटर चलता है यानी इसके बराबर आ जाता है। 7 किलोमीटर चलेगा तो फिर इसके बराबर आ जाएगा, 7 किलोमीटर चलता है। तो यहां पे पहुंच गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहां पे है, देखिएगा कि अब यहां पे है, तो प्रारंभिक बिंदु से यह कितनी दूरी पर है, तो यह आयत बना रहा है, और आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यह 7 किलोमीटर है, तो ये भी 7 किलोमीटर है, जब ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से यह, तो 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है कि एक निश्चित कूट भाषा में SAGE को लिखा जाता है 4169, PERT को लिखा जाता है 7928, STEP को लिखा जाता है, तो पूछ रहा है, देखिएगा सेज को लिखा जाता है 4169, PERT को लिखा जाता है इतना, तो इतना को क्या लिखा जाएगा, यही चीज हम लोगों से पूछा है कि क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कि जो पूछ रहा है वो सभी लेटर ये दोनों में है कि नहीं। तो एस देखिएगा कि एस इसमें है, टी जो है इसमें है, ई इसमें भी है, इसमें भी है, और पी देखिए पी इसमें है, यानी जो पूछा जा रहा है सभी लेटर ये दोनों में मौजूद है। तो यहां पे समझेंगे कैसे कि एस का यानी पहला लेटर का जो कोड होगा वो 4 होगा, ए का कोड 1 होगा, जी का कोड 6 होगा, ई का कोड 9 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि पी का कोड 7 होगा, ई का कोड 9 होगा, आर का कोड 2 होगा, और टी का कोड 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या कि ई के जगह पर क्या है, तो देखिए यहाँ पे 9 है, इसमें भी कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि एस के लिए कोड लिख देना है। तो एस इसमें है, तो एस के लिए क्या कोड है, तो 4 है, यानी व्हाट बराबर हो जाएगा एस के लिए 4। टी के लिए देखिएगा, टी के लिए कितना है, तो 8 है। ई के लिए कितना है, तो ई के लिए 9 है, और पी के लिए क्या है, तो पी के लिए 7 है, यानी 4897 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया गया, तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य में होगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को क्या किया जाता है कि उल्टा लिखा जाता है, यानी विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो माने चलिए जेड लिखा जाएगा, इसके बाद वाई नहीं लिखा जाएगा, यानी विपरीत क्रम में लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा आपका
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ए से लेकर के जेड तक के इस प्रकार लिखा गया है और बोला है क्या कि विपरीत क्रम में, यानी जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी इस प्रकार लिखा गया है। अब यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को उसमें से हटा दिया गया, तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य में यानी बीच में होगा। यानी प्रत्येक दूसरा को हटा दिया गया, यानी y को हटा दिया जाता है, w को हटा दिया जाता है, u को हटा दिया जाता है, s को हटाया जाता है, q को हटाया जाता है, o को हटाया जाता है, यानी प्रत्येक दूसरा जो है वह इसमें से हटा दिया जाता है। प्रत्येक दूसरा इसमें से क्या किया गया कि हटा दिया गया, इसका ई हो जाएगा। प्रत्येक दूसरा क्या हो गया कि हट गया। तो अब जो बचेगा उसके मध्य में कौन होगा, तो यहां पे देखिए कि जो बचा हुआ कौन है, जेड है, एक्स है, भी है, टी है, आर है, पी है, एन है, एल है, जे है, एच है, एफ है, डी है और बी है। तो कुल कितना लेटर बचा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 है। तो 6 इधर से लेंगे और 6 इधर से लेंगे, तो 6 6 12 हो जाएगा। अब बीच में जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, पी तक के ले लिए 6 और एल तक के ले लिए 6, है ना। तो 6 6 12 हो गया। 13वां नंबर पर कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ठीक बीच में यानी मध्य में कौन होगा, तो एन हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार का वेन आरेख है, यानी आरेख दिया हुआ है, इस प्रकार है। बी में है आपका इस प्रकार, सी में है इस प्रकार और डी में है इस प्रकार। तो देखिएगा यहां पे नारी, मां और डॉक्टर, नारी मां और डॉक्टर, ठीक है। तो देखिएगा कि नारी, मां और डॉक्टर, तो इसे आप देख सकते हैं कि जितने भी मां होगी, यानी जितने भी मां होगी वो सब क्या होगी, नारी होगी, यानी नारी के अंदर आएगी, नारी के अंदर आएगी। कुछ नारी भी डॉक्टर हो सकती है, कुछ मां भी डॉक्टर हो सकती है, कुछ वैसे नारी जो कि मां हो सकती है जो कि डॉक्टर हो सकती है, कुछ डॉक्टर मां हो सकती है जो कि नारी है। तो इस प्रकार आप इसको दोनों अटैच लेकर के बना सकते हैं डॉक्टर, ठीक है। कुछ डॉक्टर जो है नारी भी है और मां भी है, कुछ मां जो है वह नारी भी है, डॉक्टर भी है, कुछ नारी मां भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। तो ऐसा किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर की विषम शब्द का चयन कीजिए, यानी जो सबसे अलग है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बिलौटा, बी में है पिल्ला, सी में चूजा और डी में शावक। तो यहां पे देखिएगा कि बिलौटा जो होता है वह बिल्ली के बच्चा होता है, पिल्ला जो होता है वह कुत्ता का बच्चा होता है, चूजा जो होता है वह मुर्गी का बच्चा होता है, मुर्गी के बच्चा को चूजा बोलते हैं, और शावक जो होता है वह शेर के बच्चा को
शावक बोला जाता है। तो सोचिए कि बिलौटा, पिल्ला, शावक जो है किसी न किसी जानवर का बच्चा का नाम है, जबकि चूजा जो है यह पक्षी के बच्चा का नाम है ना। तो इसलिए इसमें विषम शब्द जो होगा वह चूजा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहां पे देखिएगा 88 नंबर, ये भी समझने वाला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी शब्द से वही संबंध है जो दूसरी शब्द का पहली शब्द से है। तो यहां पे देखिएगा कि पैमाना अनुपात लंबाई समानुपात सिस्मोग्राफ अनुपात व्हाट। तो देखिएगा कि पहला और दूसरा में हम लोग देखते हैं कि पैमाना लंबाई, यानी पैमाना जो होता है वह किसका होता है, लंबाई का माप होता है। यानी लंबाई को हम लोग क्या करते हैं कि एक पैमाना लेकर के मापते हैं। जैसे पैमाना मान के चलिए, क्या कीजिए बहुत बड़ा है, जैसे आप नक्शा बना रहे हैं, तो नक्शा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पैमाना लेना पड़ेगा। अब मान के चलिए पूरा भारत का नक्शा बनाइएगा, तो पूरा भारत इतना पेज कहाँ से लाइएगा, तब ना उस पर नक्शा बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि लंबाई को पैमाना लेकर के हम लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं, है ना। तो पैमाना जो होगा वह लंबाई का मापन है। उसी प्रकार समानुपात के बाद क्या है कि सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है किसका पैमाना है, यानी किससे मापा जाता है, किस चीज को मापा जाता है, तो भूकंप, यानी भूकंप की तीव्रता जो है वह सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी भूकंप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 में हम लोग को क्या कह रहा है, देखिएगा कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी डिक्शनरी में जैसे दिया गया रहता है उसके अनुसार इसको क्या करना है कि व्यवस्थित करना है। तो एक में देखिएगा कि एक में जो है वह है काउंटर, दो में है कुरियर, तीन में है कॉरेज, चार में है काउंसिल, पांच में है कंट्री। इसको क्या करना है, हम लोग को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे डिक्शनरी में होता है उसी प्रकार हम लोग को व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा कि बहुत आसान है, कैसे इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो कॉमन देखिएगा कि पांचों में कॉमन क्या है, तो COU, ये पांचों में कॉमन है। तो पांचों में आपका कॉमन होगा, तो सोचिए कि अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा है कि कौन होगा पहले कौन नहीं होगा। इसका देखिएगा कि इसका तो एन है, एन इसमें भी है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, जबकि यहां पे देखिए आर है ना। तो एन जो होता है 14 नंबर पर होता है, जबकि आर 18 नंबर पर होता है। तो 18 वाला से पहले होगा 14 वाला, तो 14 वाला पहले होगा, यानी दोनों 18 वाला से पहले, यानी आर वाला से पहले एन वाला होगा। लेकिन अब एन वाला देखेंगे कि एन वाला 3 वो कॉमन है, तो 3 वो कॉमन है, तो एन के बाद वाला आप देखेंगे। ठीक है, यहां से नहीं पकड़ा जाएगा, तो एन के बाद वाला देखेंगे तो टी देखिएगा कि 20 नंबर पर होता है। इसका देखिएगा कि एस 19 नंबर पे होता है, और फिर टी 20 नंबर पे होता है। तो दोनों 20 वाला तो होगा नहीं, कौन हो जाएगा 19 वाला। तो पहले नंबर पर कौन आएगा, तो 4 आएगा। इसका देखिए, अब ये दोनों में हम लोग देखेंगे, अब ये दोनों में देखेंगे कि कौन आएगा। तो टी तो दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद का देखेंगे, तो इसके बाद है आर इसमें, और इसमें ई है। तो ई 5 नंबर पे होता है, आर जो होता है वो 18 नंबर पे होता है। तो 18 से पहले कौन आएगा, 5 वाला आएगा, यानी 1 आएगा। तो 4 के बाद कौन आएगा, तो 1 आएगा। 4 के बाद 1 आएगा, इसके बाद कौन आएगा, तो 5 आएगा। उसके बाद 5 आएगा। अब ये तीनों के बाद ही आएगा ये दोनों में से कोई। तो यहां पे देखिएगा कि ये
आर है तो दोनों में आर है। अब देखिए अगला जो है लेटर आई है और इसमें ए है, तो आई से पहले ए आता है ना, तो ए वाला ये पहले हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, और इसके बाद कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इन सभी शब्दों को आप शब्दकोश के अनुसार सजाइएगा तो कौन आ जाएगा, पहले 4 नंबर पर आएगा यानी 4 पर है जो ओ आएगा, इसके बाद 1 नंबर पे है ओ आएगा, इसके बाद 5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी क्यू आर एस टी 2 4 5 5 व्यक्ति है जो कि वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए हैं। तो एक केंद्र हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब इसे देखिएगा कि आर टी के तुरंत बाईं ओर है। आर जो है आर टी के तुरंत बाईं ओर है, तो देखिए टी के तुरंत बाईं ओर कौन है, आर है। पी एस और टी के बीच में बैठा है। पी जो है एस और टी के बीच में बैठा है, तो एस को अगर हमें यहां पे रख देते हैं तो पी यहां पे हो जाएगा, यानी पी जो है एस और टी के बीच में बैठा है। तो आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो यहां पे देखिएगा कि एक और यहां पे बच रहा है, तो पी क्यू आर एस टी, तो क्यू बचा हुआ है तो क्यू यहां पे हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है हम लोगों से कि आर के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, तो क्यू बैठा हुआ है, यानी आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो क्यू बैठा हुआ है। देखिए क्यू ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये आपका 96 स्टार दे दिया गया है, 6 स्टार, 8 स्टार 2। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है कि भाग कॉमा बराबर कॉमा गुना। बी में है गुना बराबर प्लस, गुना कॉमा बराबर कॉमा प्लस। सी में है बराबर भाग और गुना। डी में है बराबर गुना भाग। अब यहां पे समझिएगा कि 3 स्टार है और 3 इसमें चिन्ह भी है, 3 स्टार दिया गया और 3 चिन्ह भी है। तो पहला ऑप्शन रख करके हम लोग देखते हैं कि पहला स्टार की जगह भाग रखेंगे, दूसरे स्टार की जगह बराबर और तीसरे स्टार की जगह गुना। तो सबसे पहले भाग का काम होता है, तो देखिएगा 6 से भाग देंगे इसमें, तो 6 एकम 6 और ये बच जाएगा 36, 6 1 36, 16 बार में 16 6 96। यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 8 गुने 2 तो 8 दूनी 16। तो देखिए दोनों बराबर आ गया कि नहीं, 16 बराबर 16 आ गया। इसका मतलब ये जो सिंबल है यानी ए नंबर में जो दिया गया है कि यहाँ पे पहला स्टार की जगह भाग होना चाहिए, दूसरे स्टार पर बराबर होना चाहिए और तीसरे स्टार की जगह पर गुना होना चाहिए। तो देखिएगा कि ये दोनों आपस में बराबर होगा तो समझिए कि ये बिल्कुल चिन्ह सही है, तो यही आपका सत्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर। इसमें आपको कथन और पूर्व धारणाएं दिया गया है। तो कथन में कहता है कि मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवा लें, यानी यह एक प्रचार का माध्यम है। बोला जा रहा है कि मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवाएं लें। तो एक सजेशन दे रहा है, एक तरह से प्रचार कर रहा है अपने सामान का, अपने दवा का, कि मोटापा से यदि आप परेशान हैं तो हमारे दवा को खा करके आप देखिए। तो पूर्व धारणाएं क्या हो सकती है, तो एक में कि बाजार में उपलब्ध मोटापा कम करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता है, तो ऐसा तो नहीं है। बाजार में और भी सारा दवा हो सकती है जो कि मोटापा कम किया जा सकता है उससे, ठीक है, केवल इसी का तो नहीं है। लेकिन ये भी अपना क्या करा है कि एक प्रचार करा कि
कि अगर मोटापे से आप ग्रसित हैं या फिर आपके पास समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे दवाई को ले सकते हैं। तो ये सजेशन दे रहा है, ये जबरदस्ती नहीं कर रहा है। या फिर मार्केट में इसके अलावा और भी दुकान है या फिर और भी कंपनी है दवा की जो कि मोटापे को कम कर सकता है। तो ऐसा यहाँ पे कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी पूर्व धारणा एक गलत हो जाएगा कि बाजार में उपलब्ध मोटापा कम करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता है। तो पूर्व धारणा एक गलत हो गया। दूसरा में देखिएगा कि दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि और भी चीज दवा ही, ये जरूरी नहीं है कि दवा ही खाने के बाद मोटापा कम किया जा सकता है, और भी चीजें हो सकती है जिससे क्या कि मोटापा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है कि दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये भी गलत है। तो ना ही पूर्व धारणाएं एक और ना ही पूर्व धारणाएं दो अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर। इसे बोला कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए बोला कि बीते हुए कल, माने चलिए बीते हुए कल, ये बीता हुआ कल है ये वाला, इससे 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, बुधवार था। बुधवार था, यानी बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। तो बोल रहा है क्या, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा कि ये बीता हुआ कल है, इसका मतलब ये क्या होगा, आज हो जाएगा। मान चलिए आज हो गया, ये बीता हुआ कल हो गया, और आने वाला कल क्या होगा कि आज के बाद होगा, ठीक है, यानी आज के बाद होगा आने वाला कल, ये हो गया आपका आने वाला कल, आने वाला कल। तो बोला कि आने वाला कल यानी आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आगामी कल से 2 दिन बाद, यानी यहां पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिएगा यहां पे ये बुधवार है, तो बुधवार के बाद क्या होगा, बृहस्पति होगा, इसका बाद शुक्र होगा, शनि होगा, रवि होगा, इसका बाद सोम होगा, इसका बाद मंगल होगा, फिर बुध हो जाएगा। तो आने वाला कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो फिर बुधवार आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि एक सप्ताह में कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 0 डिग्री का कोण कोई भी घड़ी कब बनाती है, देखिएगा यहां पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहां पे देखिएगा कि 0 डिग्री का कोण सुई कब बनाती है, तो जब यह एक दूसरे पर दोनों कांटा चढ़ जाती है। जैसे मिनट का सुई और घंटा का सुई क्या होगा कि एक दूसरे पर जब यह बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, इस प्रकार चढ़ जाएगा यानी ओवरलैप करेगा, तब जाकर के यहां पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 12 पर, फिर देखिए 1 पर जाकर के, फिर 2 पर जाकर के, 3 पर जाकर के, 4 पर जाकर के, इस प्रकार यह क्या होगा कि ओवरलैप करेगा। यानी घंटा का सुई जैसे ही 11 पर जाएगा तो मिनट का सुई कहां पर आएगा, 12 पर आएगा। अब देखिएगा यहां पे कि 12 घंटा में 11 बार ओवरलैप करता है, यानी घड़ी के मिनट का सुई और घंटा का सुई जो है एक दूसरे पर चढ़ जाता है कितना बार, 12 घंटा में 11 बार, यानी 12 घंटा में
11 बार, तो 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी जितना बार ओवरलैप करेगी उतना बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी 12 घंटा में 11 बार, फिर अगले 12 घंटा में 11 बार। तो सोचिए कि 12 12 24 घंटा बराबर एक दिन होता है, 24 घंटा बराबर एक दिन होता है। तो 24 घंटा में कितना बार, 11 दूनी 22 बार, 22 बार 24 घंटा में 22 बार, यानी एक दिन में 22 बार। तो हम लोगों से पूछा कि एक सप्ताह में कितना बार यह ओवरलैप करे, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां पे देखिएगा कि एक सप्ताह में, एक सप्ताह में घड़ी का सुई 0 डिग्री का कुल कोण बनाएगी। कितना बार, तो देखिएगा 24 घंटा में 22 बार, यानी एक दिन में 22 बार, तो 7 दिन में कितना बार, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 बार, 154 बार एक सप्ताह में 0 डिग्री का कोण बनाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाला है। पहला कथन है कि कोई इमली अनार नहीं है। कोई भी इमली जो है अनार नहीं है, कोई भी इमली अनार नहीं है। दूसरा कथन बोला है कि कुछ इमली जामुन है, यानी कुछ इमली जो है जामुन है, कुछ इमली जामुन है। तो देखिए कुछ इमली जो है वह जामुन के अंदर है, तो कुछ जामुन भी इमली होगा। अब यहां पे निष्कर्ष 1 नंबर बोला है कि कुछ जामुन अनार नहीं है। तो देखिए कुछ जामुन अनार नहीं है, तो बिल्कुल सही है। देखिए कुछ अनार जो है वह जामुन नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ जामुन जो है इमली है, तो कुछ जामुन इमली है, तो कुछ अनार क्या हो सकता है, कुछ अनार भी जामुन नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ जामुन अनार हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है क्या कि कुछ जामुन अनार नहीं है। हाँ, तो इसमें से कुछ जामुन जो होगा वह अनार नहीं होगा, क्योंकि इमली के अंदर है तो वह अनार तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहां पे बोला कि जो कोई भी इमली जो है अनार नहीं हो सकता है। तो देखिए कि इसमें से यानी जामुन में से कुछ जामुन ऐसा होगा जो कि अनार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तो होगा, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि निष्कर्ष 1 में कि कुछ जामुन अनार नहीं है, तो हाँ कुछ अनार जो है वह जामुन नहीं है, या फिर कुछ जामुन अनार नहीं है। तो निष्कर्ष 1 आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कि कुछ अनार जामुन है। तो देखिए कुछ अनार जो है जामुन है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। जैसे मैं अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो कुछ अनार जामुन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है नहीं हो सकता है, इस कंफ्यूजन में क्या करते हैं कि गलत लगाते हैं, यानी ये चीज गलत हो जाएगा कहना कि सही रूप से हम नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न उसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है, यानी कौन सा कथन जो है जिससे प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। यहां बोला कि जेड यानी आर जो है जेड की या का कौन है, यानी आर जो है जेड का कौन है। तो देखिए कथन 1 में बोल रहा है कि जेड के पति क्यू, जेड का पति क्यू, जेड का पति कौन है, क्यू है, और क्यू का संतान आर है, क्यू का संतान आर है, क्यू का संतान कौन है, आर है। तो क्यू का संतान आर है, इसका मतलब आर जो है क्यू का पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है, यानी संतान मतलब एक कंफर्म नहीं होता है कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी। फिर अगला कथन कह रहा है कि आर की बहन सी है,
जिसकी माँ जेड है। आर की बहन कौन है? सी। सी जो है आर की बहन है। अभी भी यहां पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि आर जो है सी का भाई होगा कि बहन, क्योंकि यहां पे ये चीज कंफर्म करा कि सी जो है आर की बहन है, लेकिन आर सी की बहन है कि भाई, ये चीज कंफर्म नहीं है। जिसकी माँ जेड है, यानी सी की माँ कौन है? जेड है, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहां पे देखिए कि क्यू का एक संतान है आर और आर की एक बहन है, इसका मतलब क्यू का बेटी यानी क्यू की पुत्री कौन हो जाएगी? सी। तो क्यू का पुत्री सी हो जाएगी और क्यू का पत्नी कौन है? जेड है, तो सी का स्वाभाविक है कि ये मां होबे करेगी। सी की मां कौन है? जेड है। अब यहां पे देखिए कि बोल रहा था कि आर जेड का क्या लगती है। आर जो है जेड का क्या लगेगी, तो यहां पे देखिएगा या लगेगा, तो यहां पे हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यार इसका पति या पति का संतान, संतान मतलब क्या? पुत्र या पुत्री कोई भी, तो आर जो होगा वह जेड का पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है। तो कंफर्म यहां पे नहीं निकाला जा रहा है, यानी दोनों कथन को मिला करके भी यह कंफर्म रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है कि आर जो है जेड का पुत्र है या पुत्री, तो इसलिए दोनों कथन यहां पे गलत हो जाएगा कि दोनों कथन मिलाकर के भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृति एक वर्गाकार पारदर्शक कागज के सादृश्य है। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो पारदर्शी कागज के बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि यह जो बिंदु है इसको अगर हम मोड़ते हैं, मान चलिए इस प्रकार मोड़ते हैं या फिर इस प्रकार मोड़ते हैं, यहां से मोड़ते हैं अगर इस प्रकार, और यह पारदर्शक है तो कैसा दिखाई देगा। तो सोचिए कि जब यह मुड़ेगा, तो सोचिए कि यह जब इसको मुड़ेंगे तो ई वाला चला जाएगा इसके जगह और ए वाला चला जाएगा इसके जगह। तो यहां पे देखिएगा कि कैसा बनेगा फिगर, तो फिगर जो बनेगा इस प्रकार बनेगा। जब इसको मोड़ेंगे तो इस प्रकार बनेगा। जैसे मैं मान के चलिए क्या है, ये बिंदु है, इस बिंदु से हम लोग को मोड़ना है, तो इस प्रकार तो होगा ही, है ना। और इसको जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला चलाएगा इसमें इस प्रकार, और ये चलाएगा इसमें इस प्रकार, है ना। जब इसको मोड़िएगा तो ये वाला चलाएगा इसमें और ये वाला चला जाएगा इसमें, यानी तीर वाला इसके अंदर चला जाएगा। यहां से जब हम इसको इस प्रकार मोड़ते हैं तो देखिएगा कि ये ऐसा जो आकृति है वह ऑप्शन नंबर किस में है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए सी में भी नहीं है, डी में देखिएगा, डी में क्या कर दिया है कि यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे, तो ऐसे मान के चलिए यहां से नहीं ना मोड़ा जाएगा, जब भी मोड़ा जाएगा तो इसके पॉइंट से मोड़ा जाएगा, तो पॉइंट ही सिर्फ दिखाई देना चाहिए जैसे इस प्रकार, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस प्रकार गैप दे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर ऐसे, तो ये नहीं होगा। जब भी मोड़ा जाएगा तो कहां से, इसके पॉइंट से ही मोड़ा जाएगा, और यहाँ पे इस बिंदु से मोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो जब बिंदु से मोड़ेंगे तो इस प्रकार आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो देखिएगा ये ऊपर वाला प्रश्न आकृति है और नीचे वाला उत्तर आकृति है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और इसमें खोजना है क्या कि इसमें जो दिया गया यानी प्रश्न आकृति में जो दिया गया है इसमें से किसमें ऐसा है। तो देखिएगा यहां पे कि इस प्रकार हम लोग देखते हैं, ये बड़ा वाला, ये जो आयत है, ये बड़ा वाला को हम देखते हैं तो ये वाला भी क्या है, आयत है, और इसके अंदर ऐसा देखें इस प्रकार दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच वाला इसमें नहीं है, इसलिए ये नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब यहां पे देखिए कि बड़ा वाला आयत दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, है ना, ई के तरह
ए भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें देखिए डबल लकीर है, जबकि इसमें क्या है, डबल लकीर नहीं है। तो बी नंबर भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी में देखिएगा कि आयत भी है, और देखिएगा यहां से ए वाला ई के तरह दिखाई दे रहा है, आपको ई के तरह यहां पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ई के तरह इसमें दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें देखिएगा कि डी नंबर ऑप्शन में कि इस प्रकार नहीं है, यानी सीधा वाला लकीर जो है इसमें नहीं है, तो डी भी नहीं होगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि सी में ही इतना कुछ इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर, बोला क्या नीचे दिए गए आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति से बनाई जा सकती है। ये आपका प्रश्न आकृति है, और ए वाला जो है ऑप्शन उत्तर आकृति है। ये चारों ऑप्शन में से कोई आपका उत्तर होगा। तो देखिएगा कि प्रश्न आकृति के द्वारा कौन बनाया जा सकता है। तो यहां पे देखते हैं कि थोड़ा देर के लिए कि ए वाला तो बनाया जा सकता है, ये वाला मिल रहा है, इसमें ये वाला भी मिल रहा है, ये बूंदा भी मिल रहा है, लेकिन ना ही आपका वर्ग मिल रहा है और ना ही त्रिभुज मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता है। और ऐसे भी देखिए कि ये जो है उल्टा दिया गया है। इसमें भी देखिएगा कि इसका भी कंडीशन बिगड़ा हुआ है, ये वाला जो है ना, इसका देखिए कि ये एक खुला हुआ आकृति इसमें कोई नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। सी में देखिएगा कि वर्ग है, त्रिभुज भी है, यहां पे वृत्त दे दिया गया है, जबकि वृत्त इसमें नहीं है। ये भी आपका आयत भी है, लेकिन यहां बिंदु बिंदु होना चाहिए, तो बिंदु की जगह क्या किया है, वृत्त दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिएगा कि इसमें ए वाला चीज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, वर्ग भी आपको दिखाई दे रहा है, आयत भी दिखाई दे रहा है, और बिंदु भी दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्न आकृति से यही आकृति ऑप्शन नंबर डी में जो है वही बनाया जा सकता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, बोला कि निम्न में से भिन्न आकृति कौन सा है। यानी ये दिया गया है 4 आकृति, और इसमें से सबसे अलग कौन है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में वर्ग दिया गया है, और वर्ग जो होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई, यानी 4 समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं, तो वर्ग है। ये वाला आयत है, ये आपका चतुर्भुज है, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिएगा ए नंबर में जो दिया गया इसमें भी 4 भुजा है, बी में है इसमें भी 4 भुजा, और सी नंबर में है इसमें भी आपका 4 भुजा है, लेकिन डी नंबर में जो ऑप्शन है, ये जो दिया गया है आकृति, यह 3 भुजाओं से बनी हुई है, बाकी बात सब 4 भुजाओं से बनी हुई है, तो इसलिए डी नंबर जो ऑप्शन होगा यही सबसे अलग हो जाएगा, यानी भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।